प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। जुलाई माह की आज तीसरी करंट की क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि इसके पहले की दोनों करंट की क्लास आप लोगों ने पूरी देखी होगी और अपनी नोट्स बना ली होगी, और अभी तक जिन्होंने नहीं बनाई है उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बना लें। वो इसलिए कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पत्रिकाओं में नहीं मिलेंगी, जो करंट की आप पत्रिकाएं खरीदते हो उसमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास पेपर नोट्स पे डिपेंड है, यानी समाचार पत्रों पे। शुरू करते हैं आज की तीसरी करंट की क्लास, जो होगी 15 से 21 जुलाई तक के करंट से भरी हुई। ठीक है, तो इस संदर्भ में आज का पहला करंट उत्तर प्रदेश से लेके आते हैं, और वो करंट है उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महाअभियान। अब इसके तहत अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला कि 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य। ठीक है, अब इसके अगली वीडियो में जो हम अगला करंट का वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वहां पे देखेंगे कि 22 तारीख को इन्होंने कितना लक्ष्य हासिल किया। 30 या उससे ऊपर वो संख्या हमको मिलेगी। ठीक है, और इसी क्रम में एक डेट और ध्यान रखनी है, 15 अगस्त 2023। 15 अगस्त 2023 को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 5 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे। ठीक, नेक्स्ट करंट पे आए तो अगला करंट भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि अभी ये पूरा डाटा मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया। अगर इसके आयोजन के संदर्भ में देखा जाए तो इसका आयोजन हुआ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश। मैं कई बार बता चुका हूँ, शायद यहाँ करंट की वीडियो क्लास में नहीं बताया हूँ, तो ये ध्यान रखना है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये 2 उत्तर प्रदेश के जिले नहीं हैं, ये 2 शहर हैं। ठीक है, और ये दोनों शहर आते हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगले करंट में देखा जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कायाकल्प अभियान। ठीक है, कायाकल्प अभियान यानी कि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय स्कूल हैं, ठीक है, परिषदीय का मतलब 1 से लेकर 8 तक। ठीक, तो परिषदीय स्कूलों की अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए, मतलब उनकी बिल्डिंगें कैसी हैं, उनको और अच्छा बनाने के लिए, टाइल्स लगाने के लिए, लैट्रिन बाथरूम, ये सारी सुविधाओं से उनको लैस करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और इसके तहत अभी 15 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,169 परिषदीय स्कूलों की सूरत बदलने के लिए 613 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब अगले करंट पे आए तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक नाम चर्चा में है, वो है अरविंद कुमार। ठीक है, और इनका नाम इसलिए ध्यान रखना है कि 2 वजह से चर्चा में है, और इसी में देखेंगे किस वजह से। पहला तो अभी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक, विद्युत नियामक आयोग का जो भी अध्यक्ष बनाया जाएगा उसके संदर्भ में एक व्यवस्था है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस आधार पे ही वो सेवानिवृत्त होगा। या तो 5 साल उसका कार्यकाल हो जाए या तो उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। ठीक है, और अरविंद कुमार मुख्य रूप से क्यों चर्चा में रहे तो याद होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ था, और अरविंद कुमार ही उसके मुखिया थे उस आयोजन का। उन्होंने एक सफल आयोजन इसका कराया था, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और इस आयोजन के तहत यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के तहत उत्तर प्रदेश को जो निवेश के प्रस्ताव आए वो प्रस्ताव से 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले इस ग्लोबल समिट के तहत। तो ये अलग सा सेपरेट सा क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ, आंसर होगा लखनऊ। किसके नेतृत्व में हुआ, आंसर अरविंद कुमार। कितने का निवेश उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, तो 35 लाख करोड़ का। और ये ध्यान रखना है ना, उत्तर प्रदेश के अगर मैप में आप देखें तो सबसे अधिक निवेश मिल रहा है पश्चिमी क्षेत्र को। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र को मिला, तो सबसे अधिक निवेश जो मिल रहा है, क्या जो कंपनियां विदेशों की हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाना चाहती हैं या अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती हैं, वो सबसे अधिक किस क्षेत्र को महत्व दे रही हैं, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला इन्हीं से जुड़ा हुआ घटना होगा कि 17 जुलाई 2023 को इन्हें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर सिंह ने शपथ दिलाई। किसको, अरविंद कुमार को। ठीक है,
ध्यान रखना है, घोषणा हुई 15 तारीख को और 17 तारीख को इनको शपथ दिला दी गई, यानी कि अपने पद पर आसीन हो गए और लगभग 4.5 साल के आसपास इनका कार्यकाल होने की उम्मीद है। तो दुर्गा शंकर सिंह कौन है? ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। ठीक है, अरविंद कुमार ने किसका स्थान लिया? तो राजा प्रताप सिंह का स्थान लिया। ठीक, तो इस करंट पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला करंट, एक झील के बारे में, पेपर में एक झील की फोटो छपी और वो झील थी वेल्लयानी झील। ठीक है, लगभग हर पेपर ने इसको हाईलाइट किया वेल्लयानी झील को। और वेल्लयानी झील है कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम, राजधानी किसकी? केरल की। ये झील चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ये झील पूरे कमल के फूलों से भरी हुई थी और इसके सौंदर्य की वजह से किसी फोटोग्राफर ने खींचा और पेपर वालों ने इसे छापा। तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि वेल्लयानी झील कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले करंट पे आते हैं। अगला करंट क्या है अपना? 15 का ही एक और करंट है, प्रधानमंत्री का यूएई दौरा, यानी संयुक्त अरब अमीरात, अंग्रेजी में कहा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा, एक दिवसीय दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री यूएई गए थे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, यूएई के क्राउन प्रिंस कह लिया जाए, ठीक है, या शेख कह लिया जाए, या राष्ट्रपति, तीनों एक ही। कौन? खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनके साथ उनकी बैठक हुई। बैठक होने के बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन 2 मामलों पर सहमति बनी। और वो 2 मामले क्या हैं वो देख लेना है, ये कि भारत और यूएई के बीच कारोबारी लेन देन अपनी मुद्रा में करने पर सहमति बनी। ठीक है, यानी भारतीय रुपया और यूएई दिरहम में अब ये दोनों देश व्यापार करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगला जो इस बैठक के दौरान जो अगली बात हुई वो ये कि भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, को यूएई के तत्काल भुगतान मंच आईपीपी से जोड़ने पर सहमति बनी। तो आईपीपी का फुल फॉर्म खोजिए और मिल जाए तो कमेंट करिए, और नहीं मिला तो अगले करंट के वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आईपीपी से जोड़ने पर सहमति बनी। और यूपीआई क्या है? हम जितना भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना मोबाइल के माध्यम से, ये सारा यूपीआई के थ्रू ही एक ऐप से दूसरे ऐप में जुड़ा हुआ है या हमारे बैंक के खाते से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी, जैसा कोई सा भी फ़ोन पे, गूगल पे या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें आप यूज करते हैं ऐसे पेमेंट ऐप, तो वो सारे पेमेंट ऐप आपके यूपीआई नंबर से जाके जुड़ते हैं और एक यूपीआई नंबर आपको अलर्ट हो जाता है। ठीक है, आप बदलते रहिए ऐप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार बनने के बाद वही यूपीआई अपने आप को कनेक्ट कर लेगा उसी मोबाइल नंबर से। ठीक, तो अब ऐसा क्या होगा कि एकीकृत भुगतान प्रणाली है, यानी कि जल्दी तत्काल भुगतान मंच इसलिए कहा गया कि हम देखें अगर पहले क्या होता था, आज के 10-15 साल पहले अगर पीछे चले तो होता ये था कि अगर हमको 500 रुपये किसी को देना है तो बैंक गए, वहाँ से निकाले, तब उसको दिया। अब क्या है, तुरंत मोबाइल खोलिए, आपके पास ऐप होना चाहिए, आपका ऐप आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, ट्रांजेक्शन तुरंत कर लीजिए, तत्काल भुगतान। ठीक है, अभी ध्यान रखना, इन दोनों समझौते से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने इन 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ठीक, यहाँ तक तो ध्यान है, ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित करेगी। अबू धाबी यूएई की राजधानी। ठीक है, तो अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित करेगी। पिछले हफ्ते के करंट में भी हमने देखा था कि आईआईटी मद्रास ने भी अपना कहीं कैंपस स्थापित किया है, अगर याद हो तो कमेंट करिए। ठीक, तो इससे संबंधित आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस अबू धाबी में स्थापित कर रही है। इसका पता हमको कैसे चला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी हमको ट्वीट करके दी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अगले करंट पे आते हैं। अगला करंट राफेल विमान से संबंधित। अभी भारतीय प्रधानमंत्री 2 दिन के फ्रांस दौरे पर थे, तो उस दौरे के दौरान फ्रांस से एक बार फिर हम राफेल विमान खरीद रहे हैं या रफाल विमान, तो फ्रांस से हम 26 रफाल विमान खरीद रहे हैं। इसके पहले हम 36 खरीद चुके हैं। ठीक है, तो इस बार हम 26 रफाल विमान खरीद रहे हैं फ्रांस से, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 13 जुलाई को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक, अब रफाल से समझिए कि रफाल विमानों का निर्माता कौन है।
तो रफाल विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन, और ये कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की। ठीक है, और इस बार जो राफेल विमान हमारे पास आ रहा है ना, इन 26 की जो बात हो रही है, वो राफेल विमानों का नौसेना संस्करण होगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आए तो महत्वपूर्ण करंट है, इस पे ध्यान बना के रखिएगा। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह। तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह का मतलब जैसे डॉलर का प्रतीक चिन्ह होता है, वैसे भारतीय रुपए का भी एक प्रतीक चिन्ह है, वो ये। ठीक, तो ये बना कैसे? तो ये बना देवनागरी लिपि के आर और लैटिन देवनागरी लिपि के र और लैटिन के आर से प्रभावित होकर के ये बना हुआ है, या इन दो अक्षरों से ये र वाला सिंबल जो भारतीय रुपए का है ये बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रतियोगिता करवाई थी कि हमें रुपए का सिंबल चाहिए और आप डिजाइन बना के भेजिए। तो IIT मुंबई से संबंधित व्यक्ति थे उदय कुमार। ठीक है, मुंबई के हैं उदय कुमार ने एक डिजाइन बना करके भेजा इसे, और ये डिजाइन पास हुआ रुपए के सिंबल के लिए। 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार भी इनको दिया गया था इस संदर्भ में। ठीक है, आगे चल के 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा रुपए के इस प्रतीक चिन्ह को अपना लिया गया। ठीक, हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अगले करंट पे आते हैं। 15 तारीख का आखिरी करंट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, शार्ट में ADR। इसने एक सर्वे किया और उस सर्वे के तहत एक रिपोर्ट जारी की है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक सर्वे किया, दोनों ने मिलकर, और एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देखना यह है कि भारत में जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के लगभग 40% विधायक। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है ना तो उसको एक शपथ पत्र देना होता है, और अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो उसका भी विवरण उसको देना पड़ता है। तो ऐसे पूरे भारत के 44% विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ठीक है, यानी कि पूरे भारत के 44% विधायकों के ऊपर कोई न कोई आपराधिक मामले दर्ज है। ठीक है, उस संदर्भ में आगे देखें तो एक प्रश्न ये उठता है कि देश में कितनी विधानसभाएं हैं, तो उसकी देश में 28 राज्य तो 28 विधानसभाएं। ठीक है, कार्यरत की बात मैं कर रहा हूँ, कितनी कार्यरत है, तो कार्यरत का मतलब जहां विधानसभाएं अभी अस्तित्व में हैं। एक ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, तो वहां भी विधानसभा है लेकिन अभी कार्यरत नहीं है, जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है तब से। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि 28 राज्यों में तो है ही है, बाकी 2 दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ भी 2 विधानसभाएं हैं, तो कुल मिलकर के कितनी हो गई? 30 विधानसभाएं वर्तमान में कार्यरत है। और वैसे देखा जाए तो कितनी विधानसभाएं हैं? 31, एक जम्मू और कश्मीर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी जम्मू और कश्मीर विधानसभा का जब से उसका विघटन हुआ है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन करके जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था संविधान में कि जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख बिना विधानसभा का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्यरत विधानसभाओं की संख्या 30 लेकिन भारत में है 31। ठीक, तो उस संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब देखा जाए इन विधानसभाओं में कितने विधायक कार्यरत हैं। ठीक है, या कितने विधायक हैं, तो अगर देखा जाए तो कुल विधायकों की संख्या भारत में तो वो जाकर के बैठती है 4033। ठीक, तो पूरे भारत में यानी 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के विधायकों की संख्या देखी जाए तो 4033 विधायक इसमें शामिल हैं। ठीक, अब ये रिपोर्ट कितने को ध्यान में रख करके बनाई गई, तो 4001 विधायकों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। इसमें से ध्यान रखना है कि 1136 यानी 28% विधायक जो हैं उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। गंभीर आपराधिक मामलों का मतलब कि हत्या और इसके अलावा बलात्कार जैसे जो मुकदमे होते हैं इनको हम गंभीर श्रेणी में रखते हैं, वो मुकदमे इनके ऊपर घोषित किए गए हैं। क्या इन्होंने ये घोषित किया कि 28% भारत के विधायकों ने ये बताया कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 102 फर्स्ट के ई में एक व्यवस्था है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये सांसदों के खिलाफ है और ऐसी ही व्यवस्था राज्यों में भी है।
ठीक है। हाँ, तो मामले घोषित होना अलग बात है, मामले चल रहा होना अलग बात है, क्योंकि विचाराधीन है। जब तक कि फैसला नहीं आ जाता तब तक वो अपराधी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें और देखनी है कि आपराधिक मामले घोषित करने के मामले में कौन सा राज्य या किस राज्य के विधायक सबसे आगे रहे। तो केवल अगर आपराधिक मामले की बात की जाए अगर क्वेश्चन में ध्यान दे लेना है, दो चीज़ें बनेंगी, गंभीर आपराधिक मामले और केवल आपराधिक मामले। ठीक है, आपराधिक मामलों का मतलब कि मारपीट इस टाइप का जो भी हुआ। तो आपराधिक मामलों के मामले आप देखा जाए तो केरल सबसे ऊपर है। केरल के 135 विधायकों में से 95 विधायकों ने बताया कि उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 70%। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो दिल्ली का स्थान है। 70 विधायकों में से 44 विधायक ऐसे हैं, यानी 63%, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के 242 विधायकों में से 161 विधायक यानी 67% ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। उधर आइए, अब यहाँ पे क्या देखना है, गंभीर आपराधिक मामले। तो कितने ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ये घोषित किया कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले भी चलाए जा रहे हैं। तो इस मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है गंभीर आपराधिक मामलों में। तो दिल्ली के 70 विधायकों में से 37 विधायकों ने यह घोषित किया, यानी 53%, कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित हैं। राज्यों में देखा जाए तो पहला स्थान है बिहार का। 242 विधायकों में से 122 विधायक यानी 40% ये घोषित करते हैं कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, ये दो ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेकेंड। हाँ, उत्तर प्रदेश का स्थान भी 6वें 7वें पे, लेकिन यहाँ वो माने नहीं। यहाँ ये देखना है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से 155 विधायक यानी 38% ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, अब अगर लोकतंत्र की सही व्यवस्था को देखा जाए तो ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिरों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये विवाद का विषय है। ठीक है, शक्ति जनता के हाथ में है, ये जनता को देखना है। ठीक, अगले करंट पे देखते हैं। अगला करंट है 16 तारीख का। पहला करंट हम देखेंगे एक पर्व के बारे में, वो है हरेला पर्व। किस राज्य का है, तो उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, प्रकृति को समर्पित उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरेला पर्व किस राज्य से है। ठीक है, तो हरेला पर्व उत्तराखंड। ठीक, प्रकृति को समर्पित है ये पर्व। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस संदर्भ में 17 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक हरेला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसी संदर्भ में उत्तराखंड सरकार ने 3 और चीज़ें घोषित की हैं। पहला कि हरेला पर्व पर 7,11,000 वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, और 1 साल तक ये सरकार अपना कार्यक्रम चलाएगी। और उत्तराखंड सरकार ने बताया कि पूरे वर्ष 2,29,45,000 वृक्षारोपण वो करेगी। पूरे वर्ष 16,43,000 फलदार वृक्षारोपण भी सरकार करेगी उत्तराखंड की। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई है, ज़्यादा बारिश की वजह से जगह जगह चट्टानें टूट रही हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। ठीक है, यानी भूस्खलन। तो उस संदर्भ में ध्यान रखना है कि अभी हिमालय युवा पर्वत है, अभी तो खिसकाव जारी ही रहेगा, तो उसको रोका जा सकता है अत्यधिक वृक्ष लगा करके। तो इसी संदर्भ में सरकार आगे बढ़ रही है। अगले करंट पे आए तो अगला करंट है भूजल सप्ताह। कब से कब तक, 16 से 22 जुलाई 2023 तक ये भूजल सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, अगले करंट पे ध्यान देते हैं। अगला करंट जो चर्चित स्थान रहा वो होता है सारनाथ। तो सारनाथ कहाँ स्थित है, सारनाथ स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा, यहाँ 300 लोगों की क्षमता वाला ओपन थिएटर बनाया जाएगा। ठीक है, यानी ओपन थिएटर का मतलब कि खुले में, थिएटर का मतलब जैसे सिनेमा हॉल देखा है ना वैसे ही, तो ये ओपन थिएटर बनाया जाएगा खुले में, 300 लोगों के बैठने की क्षमता रहेगी। अब सारनाथ के संदर्भ में ध्यान रखना है कि सारनाथ किससे संबंधित है, तो बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। ठीक, जो बुद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनका एक प्रमुख केंद्र है। क्या घटना घटी थी सारनाथ में, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 ब्राह्मण साथियों को। ठीक है, और इस संदर्भ में बौद्ध ग्रंथों में इस उपदेश देने की घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और जिसका प्रतीक चिन्ह है चक्र, और उस चक्र में होती हैं 32 तीलियां। सारनाथ का नाम आया तो 2 चीज़ और चर्चा कर दूं। सारनाथ के 2 अन्य नाम भी हमको मिलते हैं इतिहास में, एक मृगदाव और दूसरा ऋषिपत्तन। ठीक है, अगले करंट पे आए। अगला करंट जो चर्चा में रहा, एक हफ्ते पूरे चर्चा में रहा, वो था क्लस्टर बम।
क्यों चर्चा में रहा? अमेरिका ने यूक्रेन को इन बमों की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है और ये क्लस्टर बम है। क्या क्लस्टर बम का मतलब ऐसे समझिए कि एक बम होगा और छोड़े जाने के बाद, हवा में छोड़े जाने के बाद का मतलब कि जैसे ही लड़ाकू विमानों से इस बम को गिराया जाएगा, इस बम में से अनेक छोटे छोटे बम निकल कर दूर तक फैल जाएंगे, यानी कि काफ़ी संहारक होगा। इसी को कहा गया है क्लस्टर बम। समझ में आ गया? एक बम होगा और छोड़े जाने के बाद इसमें से कई छोटे छोटे बम निकलेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग पहले भी हो चुका है, पहली बार नहीं है ये। ठीक है, अनेक युद्धों में भी इसका प्रयोग हो चुका है और ये काफ़ी जनसंहारक सिद्ध हुआ। अगला जो स्थान चर्चा में है वो है मरी माता मंदिर। ठीक, ये मरी माता मंदिर कहाँ पे है? वैसे तो देखा जाए तो कई जगहों पे ये मंदिर हमको देखने को मिलते हैं भारत में, लेकिन ये जो मरी माता मंदिर चर्चा में रहा, ये इसलिए चर्चा में रहा कि ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कराची में, और कराची में जगह है सोल्जर बाजार कराची पाकिस्तान में ये मंदिर स्थित है। क्यों चर्चा? 150 वर्ष पुराना है। और क्यों चर्चा में रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि वहाँ के प्रशासन ने पुराना और खतरनाक ढांचा बताकर इसे नष्ट कर दिया, और जैसे ही ये कार्रवाई हुई वहाँ के हिंदू धर्म के जो जितने भी संगठन थे वो सक्रिय हुए, और इस संदर्भ में मंदिर का जो भीतरी ढांचा है उसी को ढाया गया है। और अभी भी इस संदर्भ में पाकिस्तान सरकार से और उन संगठनों से वार्ता चल रही है। ठीक है, एक चीज़ और चर्चा में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जान लीजिएगा। भारतीय क्रिकेट महिला टीम क्यों चर्चा में रहेगी? पहली बार बांग्लादेश ने एक दिवसीय किसी मैच में भारतीय टीम को हराया है। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय टीम गई हुई है बांग्लादेश। ठीक है, अब कल वो श्रृंखला समाप्त हुई 1-1 की बराबरी से। ठीक, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि पहली बार बांग्लादेश से भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोई एक दिवसीय श्रृंखला हारी। बांग्लादेश की टीम ने 40 रन से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पराजित किया। ठीक है, अगला नेक्स्ट करंट आइए, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी 2023 है क्या ये? तो पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है ना, किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक, ये ध्यान रखना है कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और कैसा टूर्नामेंट है? घरेलू। ठीक है, होम। घरेलू इसलिए कहते हैं कि इसमें किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति भाग नहीं लेगा, और इसमें भारत के ही खिलाड़ी भाग लेंगे, चाहे प्रांतों से हो चाहे भारत में टीमें बना दी जाएं। ठीक है, तो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका फाइनल खेला गया चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक, विजेता रहा दक्षिण क्षेत्र, और दक्षिण क्षेत्र ने 14वीं बार यह ट्रॉफी जीती है। दक्षिण क्षेत्र के कप्तान रहे हनुमा विहारी, उप विजेता पश्चिमी क्षेत्र के कप्तान प्रियांक पांचाल। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये 2022 कर दिया जाए कि दिलीप ट्रॉफी 2022, तो सीधे हो जाएगा उल्टा, यानी 2022 का विजेता पश्चिमी क्षेत्र और 2022 का उप विजेता दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विद्वात कावेरप्पा, दक्षिणी क्षेत्र से खेले थे, बॉलर हैं, 15 विकेट इन्होंने लिया पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, फाइनल में मैन ऑफ द मैच विद्वात कावेरप्पा ही, 8 विकेट उन्होंने फाइनल में लिए 2 पारियों में। ठीक है, सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए? तो वो हैं प्रभ सिमरन सिंह उत्तरी क्षेत्र से 202 रन। सबसे अधिक विकेट किसने लिया? सौरभ कुमार मध्य क्षेत्र 16 विकेट। टीमों की संख्या कितनी रही? टीमों की संख्या 6। तो यहाँ मैं बता दूं, यहाँ टीमों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? पूरे भारत को 6 भागों में बांट दिया जाता है। पहले तो सामान्य भागों में, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, और एक टीम और बनती है मध्य क्षेत्र की। ठीक है, ये हो गई 5 टीमें, और 6वीं टीम जो बनती है वो है पूर्वोत्तर की, उन 7 राज्यों की। ठीक, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, एक नाम ही देख लेते हैं, मनिका बत्रा। ये काफ़ी चर्चा में रही, पेपरों में हाईलाइट रही अपने ओलंपिक की तैयारियों को लेकर के। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता दिख रहा है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से? तो ये मनिका बत्रा क्या है? भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं 17 पे। 17 तारीख का, 17 में ज़्यादा करंट चर्चा में नहीं रहे, लेकिन 2 हैं, उसको देख लेते हैं। पहला, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। पखवाड़ा का मतलब कि हिंदी महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक महीने में 28 दिन होते हैं और 14-14 दिन का एक पक्ष होता है। ठीक है, और उसी पक्ष को यहाँ क्या कहा गया है? पखवाड़ा। ठीक, तो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो जैसा ये आयोजन क्यों होता है? सड़क दुर्घटना में
मरने वालों की संख्या जो ज़्यादा बढ़ रही है उसके संदर्भ में जैसे 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार ध्यान देगी। पहला कि बाइक जो चला रहे हैं वो हेलमेट लगाएं, जो कार चला रहे हैं वो सीट बेल्ट लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना हो। ओवर स्पीडिंग का मतलब कि अब आपने बाइक लिया है और आप 120 की स्पीड से चला रहे हैं, आप कार ले लिए तो आपको पता नहीं 180 की स्पीड से चलना है, तो ये ओवर स्पीडिंग ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ कोई भी बिना लाइसेंस की गाड़ी ना चलाए, ये सारी चीज़ें इसके तहत देखी जाएंगी। कभी भी एक गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो हमेशा जो अगला चालक है उसके दाहिनी तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है, और अपने बाएं चलना चाहिए। तो ये नियम, ये सारे नियमों से लोगों को अवगत कराना जिससे कि सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ठीक, सेकंड करंट पे आए तो एक रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सिप्री एक रिपोर्ट देती है जिसमें हथियार आयातक और निर्यातक देशों का क्रम, किस देश ने सबसे अधिक हथियार खरीदा, किस देश ने सबसे अधिक हथियार बेचा, इसकी रिपोर्ट वो जारी करती है। तो भारत के संदर्भ में अभी हम इसको खाली देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाता है 2018 से 2022 यानी 18, 19, 20, 21, 22 इन 5 साल के दौरान भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा। ठीक है, पूरे विश्व में भारत ने सबसे अधिक हथियारों का आयात किया। ठीक, और विश्व आयात में अगर देखा जाए तो भारत का हिस्सा कितना रहा, 11%। जितना भी आयात हुआ उसमें भारत का हिस्सा 11%। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, ये ध्यान रखना है। ठीक है, भारत को ये हथियार मिले कहाँ से, किन किन देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति की, तो उसमें जो सबसे पहला स्थान आता है रूस का। तो 45% हथियार भारत ने आयात किए रूस से। दूसरा स्थान फ्रांस का, 29% हथियार भारत ने आयात किए फ्रांस से। और तीसरा स्थान अमेरिका का, 11% हथियार भारत ने आयात किए अमेरिका से। ठीक है, इस पे ध्यान बना के रखना है। अब आते हैं 18 तारीख के करंट पे। तो वहाँ जो पहला एक नाम चर्चा में आया वो है ओमन चांडी। ठीक है, अच्छा ओमन चांडी कह लें और कहीं कहीं ओमान चांडी भी लिखा हुआ मिलता है हमको। तो ओमन चांडी क्यों चर्चा में आए, केरल के कांग्रेसी नेता थे। ठीक, 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लंबे समय से बीमार थे, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित थे और बेंगलुरु में इनका इलाज चल रहा था। और 18 तारीख को 79 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में इनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आए तो अगला करंट अभी थोड़ा शार्ट में बता रहा हूँ, इस करंट के बारे में आगे चर्चा करूंगा कभी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, शार्ट में कहा जाए तो इंडिया, हिंदी में इसको नाम दें तो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। ठीक है, ये है क्या, यहाँ देख लेना है कि 26 विपक्षी दल, संसद में 2 दल हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो पक्ष वाले को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचते हैं 26। तो 26 विपक्षी दल, जिसमें से एक दल ध्यान में रखना है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया था प्रमुख दलों में से। तो 26 विपक्षी दलों का नया राजनीतिक गठबंधन है। ठीक है, इस संदर्भ में बेंगलुरु में एक बैठक हुई और उस बैठक में इसके गठन की घोषणा की गई। और इसमें सबसे प्रमुख दल है कांग्रेस, सबसे बड़ा विपक्षी दल वही है। तो कांग्रेस के गठबंधन को पहले कहा जाता था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए। ठीक है, अब इसी गठबंधन का परिवर्तित रूप है इंडिया। अब इसमें कितनी पार्टियां शामिल हैं, 26। ठीक है, और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और इसका जो गठबंधन है उसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और उसमें शामिल हैं 38 पार्टियां। ठीक है, हाँ, तो इसी संदर्भ में इंडिया ने अपना ध्येय वाक्य घोषित किया है, जीतेगा इंडिया। ठीक, अभी इतना ध्यान में रखिएगा कि इंडिया है क्या, बाद में और चर्चा होगी। अभी जब इसकी अगली बैठक होगी तो इसके सदस्य, इसकी कार्यकारिणी सारा तय होगा, तब फिर देखेंगे। अगला करंट है हमारे पास, एक प्रांत है विक्टोरिया प्रांत, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले थे इसको सौंपी गई थी उसकी मेजबानी। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान देश था। ठीक, तो जो अनुमानित खर्च था वो अनुमानित खर्च से अब लग रहा है इनको कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से अपनी मेजबानी वापस ले ली है, या अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, क्यों, अनुमानित खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से। ठीक है, इनका ये कहना था कि हमने कहा था कि आयोजन करवाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि किसी भी कीमत पर आयोजन करवाएंगे। इसलिए विक्टोरिया प्रांत के जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो प्रांत में जो है मुख्यमंत्री नहीं होते, वहाँ भी उनको प्रधानमंत्री ही कहते हैं, डैनियल एंड्रूज, इन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब
विक्टोरिया प्रांत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। तो यहाँ से एक सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बनेगा वो ये होगा, विक्टोरिया प्रांत किस देश में स्थित है। इसके लिए तैयार रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया। 2026 का अगला मेजबान कौन होगा वो बाद में भी तय होगा, लेकिन अभी हो सकता है कि विक्टोरिया प्रांत को अन्य देश मदद करें, तो हो सकता है विक्टोरिया प्रांत अभी भी इसकी मेजबानी कर ले। लेकिन अभी यानी 18 तारीख को विक्टोरिया प्रांत के प्रधानमंत्री डैनियल एंड्रूज ने इसकी घोषणा की कि वो मेजबानी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अनुमानित खर्चों को लेकर। अब अगर 26 चर्चा में है तो 22 भी ध्यान में आना चाहिए। 2022 राष्ट्रमंडल खेल क्रम था उसका 22वां, यानी विक्टोरिया में जो होने वाला था वो था 23वां। कहाँ पे हुए? बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी ऐसी कुछ चर्चा में होती है तो पिछला जो हो चुका है और अगला जो होने वाला है दोनों चर्चा में आ जाते हैं। अब इसमें भारत की स्थिति क्या रही? तो भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य सहित 61 पदक जीता था बर्मिंघम वाले में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमको। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट पे। नेक्स्ट करंट एक जगह चर्चा में है, वो है एरिजोना। एरिजोना है अमेरिका में। क्यों चर्चा में है उस पर ध्यान देना है। यहाँ जो है अमेरिका का सबसे बड़ा रेप्टाइल बैंक, सरीसृप बैंक, ठीक है, स्थित है। सरीसृप का मतलब समझो रेंगने वाले प्राणी जो भी हैं उनको हम सरीसृप में रखेंगे। जैसे सांप, गोजर, बिच्छी, मगरमच्छ, और ये सब क्या है? रेंगने वाले ही प्राणी हैं। ठीक है, तो इनको सरीसृप में रखेंगे। तो सरीसृप बैंक स्थित है। ठीक है, एरिजोना के इस सरीसृप बैंक के फिनिक्स हार्पेटोलॉजिकल सोसाइटी ने मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से 3 नर 3 मादा घड़ियाल, 3 नर 3 मादा मगरमच्छ आयात करने की अनुमति अमेरिकी संघीय सरकार से मांगी है। ठीक है, तो ये चर्चा में है, इसको ध्यान में रखना है कि एरिजोना में अमेरिका का सबसे बड़ा रेप्टाइल बैंक स्थित है और उस बैंक जो सोसाइटी चला रही है उसका नाम है फिनिक्स हार्पेटोलॉजिकल सोसाइटी। इसने क्या किया है कि लुप्त प्राणियों के संरक्षण के लिए इसने एक अर्जी दाखिल की है अमेरिका संघीय सरकार के पास और अनुमति मांगी है कि इनको बचाने के लिए हमको मद्रास के क्रोकोडाइल बैंक से 3 नर 3 मादा घड़ियाल और 3 नर 3 मादा मगरमच्छ आयात करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट करंट अपना है श्रृंगवेरपुर, सिंगरौर। नाम सुना है? रामायण काल से इसका संदर्भ है। ठीक, और रामायण में भी चर्चित स्थान है। श्रृंगवेरपुर सिंगरौर है कहाँ वर्तमान में? तो अभी अगर देखा जाए तो यह प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयागराज से लखनऊ जाने वाले रास्ते पर लगभग 40 या 42 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है श्रृंगवेरपुर सिंगरौर। ठीक है, अब ये क्यों चर्चा में है इस समय? तो ये ध्यान रखना है कि इसे सरकार की योजना है कि इसे शीघ्र ही तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक, जैसे ही कोई क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र घोषित होता है उसके लिए उन जगहों पर कुछ नए नियम लागू हो जाते हैं क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है ये। ठीक है, तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की सरकार की योजना है। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। रामायण के अनुसार याद होगा कि राम जी के एक मित्र थे जिनका नाम था निषाद राज। ठीक है, निषाद राज। हाँ, तो ये जो श्रृंगवेरपुर है ना, ऐसा माना जाता है कि ये श्रृंगवेरपुर निषाद राज की राजधानी थी और राम निषाद राज से वहीं मिले और वहीं से उन्होंने गंगा पार की थी। ठीक है, तो इनकी दोस्ती की मिसाल के लिए यहाँ श्रृंगवेरपुर में ही 51 फीट ऊंची भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए ये चर्चा में था। ठीक, और अभी भी यहाँ पे जो है 4400 करोड़ की लागत से जो राम वन गमन रोड बन रही है वो यहीं से होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो ये जो श्रृंगवेरपुर है, अगर एक शब्द में अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है श्री राम और निषाद राज की मित्रता को दर्शाने वाला स्थान। तो ये अपना आंसर होगा श्रृंगवेरपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट पे। अगला एक नाम चर्चा में रहा, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी। ठीक है, उभरते हुए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक, तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी क्यों चर्चा में हैं ये? तो इनके नाम सबसे तेज स्मैश हिट लगाने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, यानी कि इन्होंने बनाया है। वो गिनीज रिकॉर्ड क्या है? स्मैश का मतलब कि जब बैडमिंटन
कि शटल यानी चिड़िया को जब उछल के खिलाड़ी बहुत तेज़ी से मारता है और तेज़ी से वो नीचे आती है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो स्मैश ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से भी जुड़ा हुआ है और भी कई खेलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इनकी स्मैश की गति क्या थी, 565 किलोमीटर प्रति आवर की गति, 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन्होंने वो स्मैश लगाया था। देखा जाए तो 2013 में मलेशिया के ही टेन बून ह्योंग ने 493 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्मैश हिट लगा करके ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसको रैंकी रेड्डी ने तोड़ दिया। ठीक है, उसी के नीचे एक और नाम है टेन पियली, ये मलेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी सबसे तेज स्मैश हिट लगाने का महिला खिलाड़ी का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा है। इनकी जो गति थी वो 438 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड बना कहाँ, तो किसी खेल में नहीं बना। ठीक है, जापान के सोका, जापान का एक शहर है उसका नाम है सोका, और वहाँ पे जापान की एक कंपनी है योनेक्स। ठीक है, योनेक्स जो है खेल के सामान बनाती है, तो योनेक्स फैक्ट्री जिम्नेजियम में ये 60 इन्होंने या इन दोनों ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट करंट अपना है भूमि सम्मान 2023, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। इतना जानना है कि भूमि सम्मान 2019 है क्या, तो पूरे भारत में एक व्यवस्था चल रही है कि जितने भी भू अभिलेख हैं विवादों से निपटने के लिए उन सारे भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया जाए, यानी डिजिटल फाइल के रूप में उनको सुरक्षित कर दिया जाए। तो इस संदर्भ में हर साल ये भूमि सम्मान 2023 जब से ये योजना लागू हुई है प्रदान किया जाता है और राज्यों के सचिवों जिला अधिकारियों को इससे पुरस्कृत किया जाता है उनके कार्यों के लिए। तो इस साल 9 राज्य के सचिवों और 68 जिला अधिकारियों को भूमि सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है अपना 19 तारीख का पहला करंट, टाटा समूह क्यों चर्चा में रहा इसको देखते हैं। ठीक है, अब टाटा समूह ने एक फैसला किया है कि इंग्लैंड के समरसेट के ब्रिज वाटर में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी या गीगा फैक्ट्री का कारखाना लगाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी का मतलब कि इसमें ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चलन बढ़ रहा है और वो चलते कैसे हैं, उसमें बैटरी लगी होती है, बैटरी को चार्ज करना होता है। तो ऐसा टाटा समूह ने निर्णय किया है कि पहले ये स्पेन में लगाने वाले थे, लेकिन किसी भी कारण से स्पेन में ना लगा करके अब वो लगा रहे हैं इंग्लैंड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी या गीगा फैक्ट्री का कारखाना लगाएगी। लग जाने के बाद ये यूरोप की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री होगी। अब एक ध्यान रखना कि जहाँ गीगा फैक्ट्री सब जुड़ा होगा यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी वहाँ पे बनती है। ठीक है, भारत के बाहर टाटा सन्स का पहला कारखाना फैक्ट्री नहीं, ठीक है, सन्स का पहला कारखाना होगा। कितना निवेश कर रही है टाटा, 4 अरब पाउंड, रुपए में देखें तो 42,500 करोड़ रुपए का निवेश टाटा कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे है तो महिला विश्व कप फुटबॉल 2023। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 आयोजन, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में इसका आयोजन अब शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में कितने देश भाग ले रहे हैं या कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। अगला इंपॉर्टेंट करंट है उस पर ध्यान रखना है। अगला करंट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। ठीक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 यह एक सर्वेक्षण कंपनी है जो सर्वेक्षण करते हैं किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। पासपोर्ट शक्तिशाली होने का मतलब कि आप उस देश का पासपोर्ट लेके जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना अधिक देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ठीक, वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब कि आप जैसे मान लेते हैं भारत और दूसरा देश मान लेते हैं श्रीलंका। ठीक है, कि हम भारत का पासपोर्ट लेके श्रीलंका में उतरे, हमने वीज़ा नहीं लिया है और श्रीलंका में उतरते ही वहाँ जो कंडीशन होगी कि श्रीलंका हमको वीज़ा ऑन अराइवल दे देगा। बाकी अगर भारत का उस देश के साथ समझौता नहीं है या वो देश अनुमति नहीं देता तो हम बिना वीज़ा के उस देश के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसी संदर्भ में ये देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो 2023 की इस रिपोर्ट में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो घोषित किया गया वो है सिंगापुर का। ठीक है, तो सिंगापुर का पासपोर्टधारी व्यक्ति 192 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। ठीक, दूसरे नंबर पर 3 देश हैं, इटली, स्पेन और जर्मनी। तो यहाँ इटली, स्पेन और जर्मनी का पासपोर्ट धारण करने वाला
व्यक्ति 190 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। ठीक है, वहीं बगल में देख लेते हैं तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पर कई देश हैं, लेकिन ध्यान रखना इस जापान पर। ठीक, तो जापान और सिंगापुर आगे पीछे होते रहते हैं इस पासपोर्ट सूचकांक में। तो इस बार जापान चला गया तीसरे पर। जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, लग्जमबर्ग, इन देशों के पासपोर्ट से आप 189 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अब आते हैं भारत में। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान 2023 में रहा 18। यही ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है सबसे शक्तिशाली देश या किस देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां। कितने देशों की यात्रा भारत कर सकता है या कितना इसको स्कोर मिला है? तो 57। यानी भारत 57 देशों या भारत का पासपोर्ट धारण करने वाला व्यक्ति 57 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। ठीक है, अब आखिरी स्थान पे कौन सा देश रहा? तो आखिरी स्थान पर रहा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट धारण करने वाला व्यक्ति वो 17 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। ठीक है, ये रहे 19 के कुछ करंट। अब आते हैं 20 के। 20 पे अगर हम देखें तो इस समय जो चर्चा में है डूरंड कप। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बनता है ना सबसे स्ट्रांग कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये ध्यान रख लेना है कि क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, यानी कि भारत की ही टीमें खेलेंगी। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप, ठीक है, डूरंड फुटबॉल कप। और इस साल 2023 डूरंड कप 2023, इस साल अगर हम देखें तो इसका 132वां संस्करण है, जिसका प्रारंभ होगा 3 अगस्त 2023 से। चर्चा में क्यों रहा कि इस मैच के प्रसारण अधिकार दिए गए हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया को। ठीक है, तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया इस मैच का प्रसारण करेगी। ठीक, उसके नीचे फुटबॉल से जुड़ी एक और खबर है, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बारे में। 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में अंडर 100 में आ गई और उसका स्थान हो गया 99। यानी कि फीफा फुटबॉल विश्व कप रैंकिंग में भारत का इस समय भारत की जो इस समय रैंक है वो है 99। 2018 के बाद ऐसा भारत की ये उच्च रैंक है। ठीक है, एक बार फिर से माउंट मेरापी चर्चा में है। माउंट मेरापी है क्या? तो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन बना, 1-2 बार पूछा भी जा चुका है और अभी भी ध्यान रखना होगा कि इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है और वहाँ कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आजकल बन रहा है कि इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। ठीक है, 20 जुलाई 2023 को ये प्रस्फुटित हुआ, यानी कि इसमें हुआ विस्फोट। कहाँ पे स्थित है इंडोनेशिया में? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। समझ में आया? तो विद्यार्थियों नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट है, एक जगह है रायगढ़ जो चर्चा में है। ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखा जाए तो खालापुर तहसील का इरशालवाड़ी गांव। ठीक, कहानी क्या है कि ये जो जगह है ना इरशालवाड़ी, अगर इसे देखा जाए तो ये पहाड़ी के नीचे स्थित है और वहाँ पे भारी वर्षा के कारण हुआ भूस्खलन, और भूस्खलन होने से वहाँ के 45 गाँव में से 45 घरों में से 17 घर इस भूस्खलन की वजह से पहाड़ के मलबे से दब गए। ठीक है, अभी जो आज की ताज़ा अपडेट है उसके हिसाब से अभी 56 लोगों का पता नहीं चल रहा और 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब राहत बचाव कार्य सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि ये घटना घटे हुए काफ़ी समय हो गया, 5 या 6 दिन। तो अब किसी के जिंदा बचने की उम्मीद शून्य है। ठीक है, इस वजह से ये गाँव चर्चा में रहा। और अगला करंट देखते हैं, राज्यसभा का उपाध्यक्ष पैनल। पहले तो ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन की राज्यसभा के गठन या राज्यसभा की संरचना के बारे में जिक्र करता है। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और राज्यसभा अपने में से ही एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस समय वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, तो एक व्यवस्था है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि सभापति भी ना हो, उपसभापति भी ना हो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिख दिया है। उपाध्यक्ष की जगह पे हम इनको उपाध्यक्ष नहीं कहेंगे, हम इनको कहेंगे उपसभापति। ठीक है, उपसभापति।
तो उपसभापति जो हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह। तो क्या जरूरत है उपाध्यक्ष पैनल बनाने की? अगर किसी कारण से अगर किसी दिन सभापति भी ना मौजूद हो और उपसभापति भी ना मौजूद हो तो सदन की कार्रवाई के अध्यक्ष सभापतित्व तो कौन करेगा? राज्यसभा के। तो उस संदर्भ में कुछ नाम लिखे जाते हैं या कुछ लोगों का नाम लिख के उपाध्यक्ष पैनल बनाया जाता है। तो अभी वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि सभापति जगदीप धनखड़ ने, ठीक है, जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति, इन्होंने जो है उपाध्यक्ष पैनल में 8 व्यक्तियों को चुना है। ठीक, यानी 8 सांसद राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किए गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं, यानी 50% उपाध्यक्ष पैनल में महिलाएं और 4 पुरुष सांसद शामिल हैं। तो यहाँ महिलाओं वाले में ध्यान रखना है कि एक महिला का नाम या चारों का नाम ध्यान में रखिए, हो सकता है पूछ ले कि कौन शामिल नहीं। यहाँ अगर पहली महिला देखें तो वो है येस फांगनोन कोन्याक, ठीक है। दूसरी महिला पीटी उषा, तीसरी डॉक्टर फौजिया खान और चौथी महिला है सुल्ता देव, एस फांगनोन कोन्यान। इनके ऊपर ध्यान रखना है कि राज्यसभा के लिए नागालैंड राज्य से निर्वाचित होने वाली पहली महिला सांसद, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि लोकसभा के सदस्यों को भी हम सांसद कहते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को भी हम सांसद कहते हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है कि अगर कभी सभापति भी ना हो, उपसभापति भी ना हो और 8 नाम की क्यों जरूरत पड़े, हो सकता है कि जो ये नाम चुना जा रहा है एक को नियुक्त किया जाता, मान लें वो भी ना हो, तो राज्यसभा की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए एक उपाध्यक्ष पैनल या उपसभापति पैनल बना दिया जाता है, जिसमें कुछ लोग होते हैं और उसमें से देख लिया जाता है कौन मौजूद है, ठीक है। ये व्यवस्था है अपने यहाँ की। इतना समझ में आया? नेक्स्ट करेंट पे आए तो अगला करेंट है गैर बासमती सफ़ेद चावल, यानी कि जो सामान्य चावल हम खाते हैं ना, उसी को कहते हैं गैर बासमती सफ़ेद चावल। बासमती चावल का निर्यात भारत अधिकतर अन्य देशों को करता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सरकार ने क्या किया है कि भारत के बाजार में चावल का रेट बढ़ने की वजह से उसने निर्यात पर लगा दिया है प्रतिबंध, ठीक है। तो सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये ध्यान रखना है कि चावल का जितना भी निर्यात होता है उसमें गैर बासमती चावल का हिस्सा कितना है? 25%, ठीक है। 25% कम नहीं होता है। 25% चावल हम निर्यात कर देते हैं, बाकी 75% चावल ही भारत वालों को उपलब्ध होता है। तो जब ये उपलब्धता में अगर कमी आती है ना, तो चावल के दाम महंगे हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है, सरकार कुछ समय के लिए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। जैसे इस बार जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, वो बेल्ट जहाँ चावल सबसे अधिक होता है, उन बेल्ट में इस बार बारिश कम है। बिहार में बारिश कम है, झारखंड में बारिश कम है, पश्चिम बंगाल में बारिश कम है, उड़ीसा का वो क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल से लगा वहाँ बारिश कम है। तो अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर कहीं मानसून कम रहा तो सूखे की स्थिति बनेगी। तो इस कंडीशन में अगर चावल का निर्यात लगातार ऐसे जारी रखा जाता है तो आगे चल के समस्या बढ़ सकती है, ठीक है। अब आते हैं 21 के करंट पे। 21 के करंट पे कई दिनों से एक परिसर चर्चा में है, ज्ञानवापी परिसर, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सटे एक मस्जिद है और उस मस्जिद के पूरे परिसर को नाम दिया गया है ज्ञानवापी परिसर। बार बार में अभी कुछ समय से लेकर के उस मस्जिद के बारे में ये खबर आ रही है कि वो किसी हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। इस संदर्भ में अभी हाल ही में ये इसलिए चर्चा में रही, पहले तो ध्यान रख लेना है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मस्जिद परिसर है ये ज्ञानवापी। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने वुजू खाना जो बना है, जहाँ एक शिवलिंग जैसी आकृति बनी हुई है, तो हिंदुओं का मानना है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिमों का मानना है कि नहीं, वो जो है फव्वारे की जगह है। तो अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो वाराणसी के जो जिला जज हैं अजय कृष्ण विश्वेश, उन्होंने एक आदेश जारी किया 21 तारीख को, ठीक है, कि इस मस्जिद का वुजू खाने को छोड़ करके बाकी पूरे मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए। और इसके लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक को उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी अपनी टीम लेकर के इसका सर्वेक्षण करें और देखें कि कहीं ये मस्जिद किसी हिंदू मंदिर के अवशेषों पर तो नहीं बना दी गई है क्या, कि कहीं मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद तो नहीं बना दी गई है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि आज की खबर ये है कि उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले पर लगा दी है रोक, ठीक है। तो अभी मामला आगे चलेगा, जब पूरा होगा तो देखा जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ज्ञानवापी परिसर चर्चा में रह रहा है तो बनारस में स्थित है। बनारस में स्थित है तो कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में स्थित एक मस्जिद परिसर है। माना जा रहा है कि पहले वो शिव मंदिर था, लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा इतिहास कहता है कि औरंगजेब के समय
उस मंदिर की जगह पर ये मस्जिद बनाई गई। ठीक, नेक्स्ट करंट पे आए तो अगला करंट है एक उत्सव, उसका नाम है वांचुका उत्सव। तो वांचुका उत्सव कहाँ का है? तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि असम राज्य का उत्सव। ठीक है, तो असम राज्य का उत्सव तो कौन मनाता है? तो असम राज्य में एक आदिवासी जनजाति है या जनजाति है तिवा आदिवासी या तिवा जनजाति अच्छी फसल की कामना से यह उत्सव मनाती है। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट पे ध्यान देते हैं। अगला करंट है महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। ध्यान ये रखना है कि जो सबसे स्ट्रांग क्वेश्चन है, किस राज्य ने लागू किया? लागू करने वाला राज्य है राजस्थान, और ऐसी योजना जो न्यूनतम आय की गारंटी देती है, ऐसी योजना लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, और इसी के तहत कुछ और परिवर्तन उन्होंने किया, जैसे मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार देंगे ये राजस्थान में। वैसे हर जगह कितने दिन का रोजगार है? 100 दिन का, और ये देंगे 125 दिन का। वैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन को इन्होंने बढ़ा करके कितना कर दिया? 1000 रुपये प्रति माह। पहले 500 थी, 500 से 750, 750 से अब कर दिया गया इस बार 1000। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अभी जल्दी ही या इसी साल राजस्थान में जो है चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आए तो अगला करंट है N1 N मक्का यात्रा। N1 N मक्का यात्रा, एक तो इस भाषा में ध्यान रखना है कि तमिल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ अगर लेके आए तो मेरी भूमि मेरे लोग, ये हिंदी अर्थ है। ठीक है क्या ये? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु राज्य में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए, ये भी ध्यान रखना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भाजपा अपना तमिलनाडु में जनाधार बढ़ाना चाहती है, इसलिए रामेश्वरम से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और आज का आखिरी करंट, एक चर्चित नाम विराट कोहली, शायद ही भारत में कोई होगा जो इनको जानता ना हो। ठीक है, कौन है ये? तो भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। क्यों चर्चा में रहे? कि अभी आपको याद होगा कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई है टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो उस दौरे के दौरान वेस्ट इंडीज के विरुद्ध हो रही टेस्ट सीरीज में जो दूसरा टेस्ट मैच था वो विराट का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच रहा। यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट को मिला दिया जाए तीनों को, तो ये विराट का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच रहा। अभी ध्यान रखना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस मैच में विराट ने अपना 76वां शतक, टेस्ट का 29वां। कुल शतकों की संख्या अगर विराट की देख ली जाए वनडे, T20 और टेस्ट मिला करके, तो वो बैठती है 76, और केवल अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट का 29वां शतक विराट ने लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं विराट कोहली। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि 500 मैच तो वैसे ही बहुत लोगों ने खेले हैं, जैसे सचिन ने भी खेला है, रिकी पॉन्टिंग ने भी खेला है, इन सभी ने खेला हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड था ना, 500वें मैच में कोई 50 तक नहीं बना पाया था। तो सांगकारा की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने 500वें मैच में 48 रन बनाया था, और उसी का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा। विराट कोहली ने शतक लगाया। ठीक है, अब शतकों के मामले में ध्यान रखना है कि यहाँ जब 29वां शतक, टेस्ट शतक विराट ने लगाया, तो एक और रिकॉर्ड की बराबरी की, वो थी डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की। डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा शतक की बात की जाए तो T20, वनडे और टेस्ट मिला के सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा शतक हैं सचिन तेंदुलकर के, शतकों की संख्या 100, और दूसरे स्थान पे हैं विराट कोहली, उनके कुल शतकों की संख्या 76, और उसके बाद तीसरा स्थान है रिकी पॉन्टिंग का 71 शतकों के साथ। 500 मैचों की बात की जाए तो 500 मैचों में सबसे पहले या सबसे अधिक शतक लगाने वालों में विराट कोहली पहले नंबर पर आ जाते हैं, कि 500वें मैच में जैसे इन्होंने शतक लगाया वैसे ही इनके शतकों की संख्या कुल हो गई 76। सचिन के शतकों की संख्या है 75 500 मैच तक। ठीक है, वैसे रिकी पॉन्टिंग की सचिन की 75 और रिकी पॉन्टिंग की 68। ठीक है, तो ये रहा अपना 15 से लेकर के 21 तक का करंट। पेपर करंट है, उतार लीजिएगा अच्छे से, और उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आने वाले पेपर्स में या जो भी एग्जाम होंगे उसमें 90% तक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अपलोड करने में थोड़ा लेट हुआ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी नोट्स बनाइए। जुलाई का पूरा करंट मैंने अपडेट कर दिया, बस आखिरी हफ्ता बाकी है, वो अगले संडे को। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।